तो आइए सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर से क्लास 10th का 2023 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बायोलॉजी सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे, मुझे लगता है टोटल 27 क्वेश्चंस हैं। टोटल तो बच्चों 80 क्वेश्चन होता है, 80 में से हम लोग 27 के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में देखेंगे। इसे मैं देखा था क्लास ये क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और इसके बाद 16 तक है बायोलॉजी का। फिर इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में दिया हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 32 तक बायोलॉजी के क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक आपका बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 80 तक बायोलॉजी सेक्शन का है, ठीक है। तो जहां जहां भी बच्चों हम लोग बायोलॉजी सेक्शन का जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो बहुत ऐसे बच्चों क्वेश्चन रहता है जिसको बार बार रिपीट करता है वो। ऐसा थोड़ा कि हर एक साल के लिए बच्चों नया नया क्वेश्चन पैदा थोड़े होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन देखिए सिलेक्टेड सिलेबस है, जो कंटेंट है सिलेबस का बच्चों वो तो सिलेक्ट फिक्स हो गया है कि हाँ यही 10th क्लास का सिलेबस है, यही कंटेंट है। उसी कंटेंट में से ये भी फिक्स क्वेश्चन है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग इतना क्वेश्चन होगा, इतना प्रश्न होगा उसका। अब क्या करना है, नया प्रश्न तो कुछ बनेगा नहीं उसमें से। नया प्रश्न बच्चों कब बनता है, जब कंटेंट में कुछ नया चीज ऐड होगा, सिलेबस में कुछ नया चीज ऐड होगा, तब ना कोई नया क्वेश्चन बनेगा उसमें से। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो बच्चों सिलेबस जो पहले से जो चला आ रहा है सिलेबस वही चीज है, तो इसलिए क्वेश्चन भी फिक्स है। अब सवाल यह है कि हर साल के लिए क्वेश्चन कहां से आए। तो बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, अब 19 में छोड़कर होता है 20 में या 2021-22 में कोई किस साल पूछ दिया गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, या वो सब्जेक्टिव हो बच्चों, वो 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है आप लोगों को। पहले हम लोग पेन ला दें। यस दिस वन, कौन सा कलर हम लोग चूज करें, ब्लू पे, यस रेड अच्छा लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये तो बच्चा इस सवाल का जवाब देता है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर फॉर द ब्लड। जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन, कौन नहीं जानता है हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा इसमें, हिपेरिन, बिल्कुल नहीं हिपेरिन नहीं होगा, वो तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम लोग उसका हिपेरिन का जो होता है नॉन क्लॉटिंग फैक्टर को रोकने के लिए, तो वो अलग चीज हो गया, वो नहीं होगा। हीमोग्लोबिन बिल्कुल होगा बच्चों, हीमोग्लोबिन ही तो होता है ना। रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होता है बच्चों, याद है, उसी की वजह से हमारे पूरे आरबीसी का जो आरबीसी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, और पूरा ब्लड लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि इसका डोमिनेंसी होता है बच्चों, ये ज्यादा हावी रहता है ये रेड कलर। इसका बच्चों थ्रोम्बिन है, बिल्कुल नहीं होगा, थ्रोम्बिन नहीं होगा। इसका फाइब्रिनोजन है, तो ये सब क्या है, ये तो जाहिर सी बात है बच्चों प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले सब चीज है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है अगर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडनेस या रेड कलर ऑफ द ब्लड, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्या मजाक है ये, इतना इजी क्वेश्चंस कौन नहीं जानता है। अक्सर तो सब लोग यही बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से होता है, तो हाँ ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि जनरली लीफ में होता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स हम लोग कह सकते हैं, उसमें होता है। तो क्यों होता है भाई, तो ग्रीन पार्ट किस लिए होता है, जाहिर सी बात है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, उसी क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर का, हरा कलर का दिखाई देता है। तो क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज, तो जाहिर सी बात है क्या होगा आंसर, ग्रीन होगा। कैसा होगा बच्चों, तो ग्रीन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरा में मार दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो ऐसा लगता है कि मजाक किया है ऐसा सवाल देकर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर कहता है कि दांत का कठोरतम भाग होता है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ। ये तो मैं जब पढ़ा रहा था तो बताया ही था आप लोगों को कि हमारे टीथ का जो अपर सरफेस होता है, मैं क्या बताया था, एनामेल, ENAMEL, एनामेल क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो क्या कहता है बच्चों, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी क्या होगा,
डेंटाइन नहीं होगा, एनामेल डेफिनेटली होगा, पल्प तो कैविटी की बात हो रही है, केनाइन होता है ये जो नोकीला जो दांत होता है उसके बारे में बात हो रही है वो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ या ऑफ योर बॉडी इवन, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहां तक, 9 से लेकर 16 तक है, 9 से 16 तक है, यस। 12 में क्या कहता है बच्चों कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। सवाल यह है कि सबसे पहले थायरॉक्सिन क्या है ये, तो आपको मालूम है ना बच्चों कि जो थायरॉक्सिन जो होता है, कि ये जो थायरॉक्सिन होता है, ये थायरॉक्सिन एक तरह का हार्मोन होता है। क्या होता है बच्चों, ये हार्मोन है। कहां से निकलता है, तो ये थायरॉक्सिन जो होता है बच्चों निकलता है किसमें से, थायराइड ग्लैंड से। किसमें से, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां होता है, तो नेक रीजन में होता है, गर्दन के पास। ये गर्दन के पास होता है ना थायराइड और पैराथायराइड। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो क्या क्लोरीन बिल्कुल नहीं होगा, आयोडीन बिल्कुल होगा, मैग्नीज नहीं होगा, आयरन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपको तो मालूम ही है कि आयोडीन, पढ़े नहीं आप लोग, आयोडीन की कमी से हम लोग को ग्वाइटर और घेंघा रोग जो हम लोग को बीमारी होता है वो किसके वजह से, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन। तो जाहिर सी बात है उसके याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड्स के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बनने के लिए दिस आयोडीन जो होता है बच्चों, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी होता है। तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा आयोडीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अपघटक का उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर सड़ाने गलाने वाला, किसकी बात हो रही है, डिकम्पोज का मतलब सड़ना गलना, डिकम्पोजर सड़ाने गलाने वाला। तो कहता है कि अपघटक का उदाहरण है, कौन है, गाय बिल्कुल नहीं होगा, फंगस हो सकता है, हो क्या सकता है, यही होगा। तीसरा कहता है टाइगर बिल्कुल नहीं, ये डिकम्पोज थोड़ी करता है, ये तो कार्निवोरस है। ग्रासेस जो होता है, ग्रासेस जो होता है वो तो प्रोड्यूसर्स होता है। और आपको पता ही है कि मैं इकोसिस्टम के बारे में बताया था ना, एक प्रोड्यूसर्स होता है, इसके बाद बच्चों कंज्यूमर्स होता है, इसके बाद डिकम्पोजर्स होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिकम्पोजर्स के बारे में, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर होगा फंगस, नॉट ओनली फंगस। अगर बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया भी हम लोग ले सकते थे वो, ठीक है। तो याद रखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द डिकम्पोजर, तो फंगस का काम होता है डिकम्पोज, सड़ाने गलाने का जो काम होता है बच्चों वही वो चीज करता है, फंगस करता है। इसको हम लोग हिंदी में कवक भी बोलते हैं यहाँ पे, दिस वन। ओके, इतना मजेदार क्वेश्चंस दे रहा है आप लोगों के लिए, मजा आ रहा होगा बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, विच इज द मेन सोर्सेज ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है ये। पूरा ये जो बायो सिस्टम है बच्चों, पूरा बायोस्फीयर, इस पृथ्वी पर जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनफैक्ट आप लोगों को पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है, अगर सरवाइव कर रहे हैं वो, तो किसके वजह से, आपको पता है एनर्जी की वजह से। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर इस दुनिया में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीने के लिए। इनफैक्ट हम लोग की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी तरह के एक्टिविटीज करते हैं, हमारा हार्ट का बीटिंग होना, लंग्स का इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, इसके बाद हमारे मसल्स का मूवमेंट होना, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तरह के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रहा है, या इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो जिंदा है, लिविंग कंडीशंस में है, तो उसको एनर्जी की, एटीपी की जरूरत होगी ही होगी बच्चों, एनर्जी की आवश्यकता होगी। सवाल ये है कि वह जो एटीपी है, वह जो एनर्जी है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो कहां से आ रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग, आप बताए थे क्लास में कि ऑल हेटेरोट्रॉफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी तरह के बच्चों उपभोक्ता जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिशंस के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक सवाल आता है, कैसे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पढ़े होंगे आप लोग कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मैं मानता हूं कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, जिससे पूरा दुनिया का सारा सिस्टम चल रहा है फूड चेन के द्वारा, किसके द्वारा, आहार श्रृंखला के द्वारा। लेकिन मेन जो सोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, सनलाइट। क्या होगा बच्चों, सनलाइट होगा, वो सूरज की रोशनी होगा। इसीलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला बिल्कुल नहीं होगा।
लकड़ी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सूर्य होगा बच्चों, सन। क्योंकि सूरज की रोशनी में जो सोलर एनर्जी जो आ रहा है प्रोड्यूसर्स पे, और वह प्रोड्यूसर प्रकाश संश्लेषक द्वारा उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर प्रोड्यूसर से बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, टर्शियरी, फिर ऊपर का हो गया, फिर बाद में वो मरेगा तो फिर डिकम्पोजर्स में जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूरज की रोशनी मुख्य स्रोत होता है बच्चों, ये पूरा बायो सिस्टम चलाने के लिए। वो क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये हो गया बच्चों सूरज की रोशनी, आप लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट्स। मैं पढ़ाया था आप लोगों को, याद है? हमारे इन्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग बात करें, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, बहुत सारे बच्चों हैं। पृथ्वी के सतह से अलग अलग हाइट पे, अलग अलग डिस्टेंस से बच्चों एक अलग अलग लेयर है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स का कौन सा पार्ट है? एटमॉस्फेयर बिल्कुल है, हाइड्रोस्फीयर बिल्कुल है, लिथोस्फीयर सबसे नीचे वाला ही बिल्कुल है, ऑल ऑफ दिस यस। तो क्या होगा बच्चों? तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसमें क्या आंसर होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज होगा इसके अंदर। क्योंकि इन्वायरमेंट्स के अंदर जो आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर था उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है? तो इन्वायरमेंट्स का ये सारे के सारे बच्चों इन्वायरमेंट्स का ही पार्ट है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर पे हम लोग आते हैं। क्या कहता है? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? ये तो बोला कि सर आप छोड़ दीजिए, हम लोग खुद से बना लेंगे। आप लोग यही कहेंगे ना, क्योंकि बड़ा अच्छा समय इकोसिस्टम बताया था आप लोगों को। तो कहता है कि हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल आर देयर इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सबसे पहले क्या करना है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना लीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा। तो इसमें बच्चों एक तो आपका प्लांट हो जाएगा। प्लांट को कौन खाता है? तो हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? तो टाइगर या लायन, कुछ भी ले लीजिए। तक हो गया, खत्म हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। कितना ट्रॉपिक लेवल हुआ? तो जाहिर सी बात है आप लोग देखेंगे यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल में, तो प्लांट के लिए बच्चों एक ये हो गया ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया बच्चों 2 ट्रॉपिक लेवल हो गया, और ये हो गया 3 ट्रॉपिक लेवल। खत्म। कितना ट्रॉपिक लेवल हुआ? तो 3 ही हुआ ना बच्चों। तो क्वेश्चन कहता है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो देखिए तो ऑप्शन है कहीं 3, तो बिल्कुल यहाँ पे 3 लगा दीजिए, 3 है। हाँ, वही अगर मान लो बच्चों, सपोज करो अगर वन हटाकर अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम कह देता या पॉन्ड इकोसिस्टम कह देता, तो कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए सपोज करो, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर सपोज कहता कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो आपको पता है ना कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप लोग देखेंगे उसमें एक सबसे नीचे आप लोग कहेंगे कि सर ग्रास होता है। ग्रास को कौन खाता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर ग्रास हॉपर खाता है। ठीक है, ग्रास हॉपर हो गया। इसको कौन खाता है? तो फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? तो स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? तो ईगल खाता है। इसमें कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 ट्रॉपिक लेवल। जाहिर सी बात है इस तरह का ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे आप लोग। ये तो मैं एक्सप्लेन कर ही दिया था ना कि बच्चों इस शेप में क्यों होता है। एनर्जी सबसे ज्यादा नीचे वाला में, उससे कम एनर्जी 10% ट्रांसफर, उससे कम एनर्जी। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका होता है? प्लांट का। उससे कम पॉपुलेशन इसका, उसके सबसे कम इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे वन का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो इसलिए 3, और अगर ग्रासलैंड पूछ दिया तो आप लोग ये लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं 16 के बाद बच्चों क्वेश्चन आप लोगों का देखिए अब 25 नंबर से है। अब क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो, अब ये सब जो हो गया ठीक है, वो डिफ्यूजन अलग चीज हो गया। लेकिन अब यहाँ ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है ये। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 से है। 22 23 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, ये हो गए 24 निम्नलिखित से कौन सा? यहाँ 25, यस यहाँ पे, यस दिस वन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, फल पकाने वाला हार्मोन है। अरे उत्तरी गई, इतना आसान, मार दीजिए। इथाइलिन कहीं है? इथाइलिन, अरे फ्रूट्स राइपनिंग हार्मोन। अब मैं बताया नहीं था 5 ही होता है। ऑक्सिन, जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि पौधों के अंदर 5 तरह का हार्मोन होता है ना। ऑक्सिन होता है बच्चों, इसके बाद जिबरेलिन होता है, इसके बाद साइटोकाइनिन होता है, इसके बाद एब्सिसिक एसिड होता है, इसके बाद क्या होता है? इथाइलिन होता है। तो क्या होगा? यही नहीं इथाइलिन होगा बच्चों। ऑप्शन दिया हुआ है। इसी को हम लोग राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स राइपनिंग, फल को पकाने का काम करता है बच्चों की। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं।
25 के बाद 26 नंबर क्या कहता है? गोबर छत्ता है, मशरूम। मशरूम तो आप लोग जाहिर सी बात है खाए भी होंगे। याद रखना सारे के सारे मशरूम मत खाना, नहीं तो बहुत सारे मशरूम पॉइजनस भी होते हैं। अरे बच्चों ये जो होता है मशरूम, मशरूम जिसको हम लोग एग्रीकस भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे? एग्रीकस। आप लोग देखे होंगे कहीं पे इस तरीके का एक शेप का बच्चों होता है, देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं सांप का छाता। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको ऐसे 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 आप लोग देखते होंगे। हम लोग कहते हैं ना कि ये सांप का छाता है। ये देहात में डरवाया जाता है, बड़े लोग डरवाते हैं। किस लिए? इसलिए लोग डरवाते हैं कि सांप का छाता है वहां पे मत जाओ, उसी को गोबर छत्ता के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए कि यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे लकड़ी वगैरह होगा ना, वहीं पे डिकम्पोज जो सारा गला जो लकड़ी वगैरह होगा, गोबर वगैरह होगा, वहीं पे ये ग्रो करता है। जहां पे सेलुलॉजिक मटेरियल होगा, बांस का कोठी के पास चले जी, बांस का जहां पे जड़ होता है वहां पे भी अक्सर बरसात के मौसम में आप लोग देखेंगे इस चीज को। तो इसलिए मना कहता है कि छोटे बच्चे वहां पे नहीं जाने, तो कीड़ा मकोड़ा सांप वगैरह हो सकता है वहां पे, इसलिए लोग डराने के लिए बोलते हैं। तो कहता है कि ये कहता है कि गोबर छत्ता जो होता है क्या होता है? एक मृत्यजीवी होता है, एक परजीवी होता है, एक स्वपोषी होता है, एक शैवाल होता है। कहता है कि मशरूम इज सेप्रोफाइट्स, पारासिटिक, ऑटोट्रॉप्स, और इसके बाद लास्ट में क्या है? एन अल्गी। बिल्कुल नहीं बच्चों, जाहिर सी बात है क्या होगा? तो ये सेप्रोफाइटिक ना होगा, क्योंकि डेड एंड डिकम्पोजिंग जो जहां पे सड़े गले चीज होता है वहां पे होता है, तो क्या होगा? मृत्यजीवी होगा। क्या होगा? सेप्रोफाइटिक। पारासिटिक क्या बोलता है पता है ना आप लोगों को? पारासिटिक किसको बोलते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता हो, क्या होता है? उसको बोलते हैं पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं होगा। ऑटोट्रॉफ तो खुद से खाना बनाता है, ये तो खुद से खाना थोड़े बनाता है, नहीं, वो तो डिकम्पोज सड़े हुए गलत चीजों से बच्चों न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा लोग क्या होगा। और अल्गी तो पता ही है बच्चों, प्लांट्स होता है, वो तो ऑटोट्रॉपिक होगा हमेशा, इसलिए आंसर राइट आंसर विल बी द सेप्रोफाइटिक, मृत्यजीवी, ठीक है। तो गोबर छत्ता क्या होता है? मशरूम कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 26 के बाद 27 नंबर, ओजोन का आणविक सूत्र है। आप लोग बताइए, O2 होगा कि O3 होगा कि O4 होगा? तो जाहिर सी बात है, ये तो अभी तो बहुत अच्छा लेक्चर इस पे हुआ था। ओजोन लेयर के डिप्लेशंस के बारे में बताया था, उसके थिनिंग के बारे में बताया था, ठीक है, ओजोन हीलिंग के बारे में बताया था, ओजोन का डिप्लेशंस क्यों होता है, CFC और भी अदर गैसेस की वजह से मैं बताया था। तो सिंपल, चलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन इज क्या होगा? O3 होगा। क्या होगा बच्चों? O3, ओजोन लेयर का ये O3 लेयर का ये, ठीक है। O4 नहीं होगा, O5 नहीं, जाहिर सी बात है O3 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है ये। 28 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में फंगस की बात हो रही है। तो कहता है कि विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई? ऑटोट्रॉपिक? बिल्कुल नहीं। होलोजोइक? बिल्कुल नहीं। सेप्रोफाइटिक? बिल्कुल हाँ। तो जाहिर से फंगस की बात हो रही है, याद है ना। फंगस जो होता है बच्चों क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बच्चों क्या करता है? वो सड़े गले चीज से वो लेता है। अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके? मशरूम के बारे में। तो इसीलिए क्या होगा ये? ऑटोट्रॉपिक? बिल्कुल नहीं होगा। होलोजोइक भी नहीं होगा। तो बच्चों याद रखिएगा सेप्रोफाइटिक होगा, मृतजीवी होगा। क्या होगा? मृतजीवी। तो फंगस का एग्जांपल ये हो गया, पता है आप लोगों को ना, क्योंकि सबसे पहली बात कि फंगस होता है वो हेटेरोट्रॉफ होता है, खुद से खाना वो कभी नहीं बना सकता है वो। अच्छा हेटेरोट्रॉपिक भी है तो, लेकिन याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे ऑटोट्रॉफ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि खाना इसका होलोजोइक तो पता ही है बच्चों, वो एनिमल्स में जनरली हायर जो एनिमल्स होता है, जो हार्बीवोरस, ओमनीवोरस और तीनों हो सकता है बच्चों, वहां में हम लोग डिस्कस किए थे। नन ऑफ दिस तो खैर सवाल ही नहीं है, तो इसलिए आंसर आप लोग सेप्रोफाइटिक। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है सब। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मैं बताया था ना आप लोगों को कि कोई भी मान लीजिए, सपोज करो कोई भी इकोसिस्टम हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल हो गया, तो मैं तो एक चीज बताया ही था आप लोगों को। चलिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा? वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। अगर मान लीजिए उसका प्लांट जो है वो 10,000 जूल अगर एनर्जी बनाए ऊर्जा, तो उसमें से कितना ट्रांसफर होगा उसमें? तो याद रखिएगा बच्चों 10% होगा ना, तो 1000 जूल। इसका 10% तो 100 जूल। और सवाल यह है कि कौन देश से? तो याद रखिए यूनिट डायरेक्शन। मैं बताया था ना आप लोगों को कि एक दिशीय यूनिट डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है 10% हमेशा, हर एक टॉपिक में 10%। क्वेश्चन कहता है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम, क्या होगा? तो यूनिट डायरेक्शनल होगा बच्चों।
क्या होगा? एक दिशीय होगा, द्वि नहीं होगा, बहुउद्देशीय नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं फूड चेन के बारे में कहता है। किसके बारे में बच्चों? आहार कहाँ गया? इकोसिस्टम में। लेकिन एक और चीज यहां पे समझ जाइए, अगर स्पेशली फूड वेब दिया रहता तो हम लोग बात कर सकते थे बच्चों मल्टी के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिडायरेक्शंस के बारे में आप लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों 29 के बाद 30 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? क्या सवाल है? हाउ मेनी चेंबर आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, इन द ह्यूमन हार्ट? मनुष्य के हृदय में, दिल में कितने चेंबर पाए जाते हैं? तो ये कौन नहीं जानता है? 4 होता है, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है, 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है। तो जाहिर सी बात है 4 वाले में ऑप्शन लगा दीजिए। हाउ मेनी चेंबर्स आर फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट? तो जाहिर सी बात है बच्चों 4। कौन कौन सा? तो चलिए आप लोग इस तरीके से आप लोग देखे ही होंगे, यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। क्या हो गया भाई? तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, राइट एट्रियम हो गया वो, ठीक है। चलिए तो 4 चेंबर होता है बच्चों, ये बात भी हो गई। चलिए अगला सवाल क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन व्यू वी आर मोर सिमिलर टू, कह विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो इवोल्यूशन में जाहिर सी मतलब कौन नहीं जानता है कि चिंपैंजी से अक्सर बातें होती रहती है। तो कहता है कि हम लोग विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता होती है, किससे ज्यादा हम लोगों को रिलेशन जुड़ा रहता है, किससे हम लोग जुड़ा हुआ है? चिंपैंजी से। तो बिल्कुल बच्चों यही आंसर होगा, चिंपैंजी होगा। मकरा से कभी नहीं। इसके बाद बच्चों क्या है? औरंग, ये क्या है बच्चों? ऑरंगटन, ये भी नहीं होगा। जीवाणु बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे चिंपैंजी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है जी। 31 के बाद बच्चों 32 नंबर क्या है? दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? इतना आसान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क? दूध से दही बनने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, कौन नहीं जानता है? किन्हीं फर्मेंटेशंस कहीं है क्या? डिसोसिएशन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो फर्मेंटेशन दिया ही हुआ है। एक्सक्रीशन बिल्कुल नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस कभी नहीं होगा। तो इसीलिए क्या आप लोग लिखेंगे? बी, किन्विन लगा देंगे आप लोग। दूध से दही बनने प्रोसेस, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रखिएगा लोग, लैब वो भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 के बाद 33 में है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस का, इधर फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन है वह है 41 से 48, 41 से लेके 48 तक। क्या आ गया ये? तो ये हो गया आपका 41 से 48, यस क्वेश्चन नंबर 41। हाँ तो क्या कहता है क्वेश्चन 41 से? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? द पोर्स ऑफ द स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जाहिर सी बात है बच्चों, एक बात बताइए, जो इस तरह का आप लोगों ने जो देखा होगा, इस तरह का फिगर, ये स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है, मान लो बच्चों ये हो गया स्टोमाटल ओपनिंग हो गया, दिस वन, ये तो गार्ड सेल होता है। क्या होता है? तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो दिस वन, सॉरी, ये जो स्टोमाटल, यही ना स्टोमाटल ओपनिंग है। तो कहता है कि जो साइड में जो इधर है ये किससे घिरा था? यही ना गार्ड सेल है बच्चों। क्या है ये? दिस इज द गार्ड सेल। तो क्वेश्चन कहता है कि द पोर्स ऑफ द स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या होगा? क्यूटिकल्स, गार्ड सेल्स, यहीं पे तो दिया ऑप्शन दिया हुआ है, गार्ड सेल्स के द्वारा। लेंटिसेल्स तो बच्चों स्टेम के अंदर होता है, जो एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस में हेल्प करता है वो, ठीक है। तो चलिए ये हो गया स्टेम को अलग हो गया, तो गार्ड सेल आप लोग आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा तेजी में मारता हूं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? मुक्त होती है बच्चों। ऑक्सीजन नहीं, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या होगा? तो CO2 होगा। क्या होगा बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अरे जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो पता है ना, मैं बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज को तोड़ता है, और एटीपी बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब वो टूटता है तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाता है, एनर्जी, ऊर्जा, जिससे हम लोग जिंदा है।
इसके बाद उस दौरान CO2 भी बनाता है बच्चों, वही CO2 फिर हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो क्या निकलता है, विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? तो जाहिर सी बात है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा 43 नंबर को 43 नहीं दिया है क्या, क्वेश्चन मिसिंग लिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, 44 पे हम लोग आते हैं। क्या कहता है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो व्हाट इज द लिबरेटेड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? ओनली CO2? बिल्कुल नहीं। ओनली एनर्जी? बिल्कुल नहीं। H2O? ऑल ऑफ दिस। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लिबरेटेड बाय द, एक बात ये पढ़े होंगे आप लोग ना कि जो C6H12O6 जो होता है बच्चों, जब ये टूटता है तो पढ़े है ना, H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी, यही ना आप लोग पढ़े हैं बच्चों। तो क्या बनता है, H2O भी बना। कैसे? ये मेरे चश्मा पे अगर हम लोग वाटर वेपर आया तो जाहिर सी बात है बच्चों, मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर होता है तो वो भी तो बनता है ना वेपर के फॉर्म में। तो H2O भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल ही बनता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये भी बनता है। तो क्वेश्चन है कि CO2 सिर्फ बिल्कुल नहीं, ओनली एनर्जी बिल्कुल नहीं, ओनली क्या कहता है, ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात लगा दीजिए, इन सब ऑल ऑफ दिस होगा। H2O भी बनता है, जाहिर सी बात है बच्चों, CO2 में भी टूटता है वो, ATP तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो तीनों चीज बनता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों, 45 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये तो मुझे लगता है ठीक है 10th क्लास में भी है, लेकिन ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन? कौन क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल क्योंकि वो क्या होता है, सेमी परमिएबल इसलिए कहता है सेलेक्टेड चीज को ही आना, या एक और सेलेक्टिवली परमिएबल भी लिखता है, तो वो चीज तो खैर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग परमिएबल इम्परमिएबल सब चीज के लिए तो होगा नहीं। कोशिका मान लो बच्चों, कोई भी एक कोशिका है, कोशिका बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, बाहर से कोई भी सब्सटेंसेस है ये, तो इस सेल मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करेगा तो एक तो परमिएबल अगर होगा तो सब चीज बाहर से अंदर चला जाएगा, इम्परमिएबल मतलब कुछ नहीं जाएगा, सेमी परमिएबल बच्चों हम लोग बोलते हैं, नन ऑफ दिस तो है ये नहीं है। सेलेक्ट, अच्छा बहुत जगह बच्चों ये भी रहता है सेलेक्टिवली परमिएबल, क्या रहता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज द सेल्स आर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक चीज कर सकते हैं, परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सेमी परमिएबल, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ज्यादा सुटेबल बच्चों देखिए हो सकता है 10th के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्टिवली परमिएबल रहता ना तो वो ज्यादा सुटेबल था, हालांकि मेरे हिसाब से तो मैं नन ऑफ दिस मार दूं इसको। क्या होगा बच्चों, नन ऑफ दिस, क्योंकि याद रखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो सिलेक्टेड चीज को अंदर जाने के लिए, इसलिए आप लोग भी नन ऑफ दिस ही लगाइए, ठीक है, सेमी छोड़ दीजिए। तो ये हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे 45 के बाद 46 नंबर में, एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? एटीपी जो होता है बच्चों पता है आप लोगों को, तीन चीज आता है, एटीपी, एडीपी, एएमपी, ये कुछ नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सिंपल, ट्राई डाई और बस मोनो का बच्चों डिफरेंस है, बाकी सब ए से एडिनोसिन, पी से फॉस्फेट। तो कहीं देता है क्या फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनिन थाइमिन नहीं होगा, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनिन थाइमिन, तो जाहिर सी बात है बच्चों सी होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि एटीपी पूछता है ना, अगर एडीपी पूछता तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी पूछता तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च? ये तो आप लोगों को किताब में बच्चों दिया हुआ था, जाहिर सी बात है उसमें हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन का, आयोडीन, सल्फोनिन, वो तो स्टेन करने के लिए हम लोग बच्चों कोई भी स्टोमाटा वगैरह देखना होता है, सल्फोनिन केमिकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों। मिथाइलिन जो होता है पता है आप लोगों को, एनिमल सेल्स को निकालते हैं, चिक सेल्स वगैरह निकालते थे, तो मिथाइल ब्लू का हम लोग इस्तेमाल करते थे, मिथाइलिन का, तो इसीलिए आप लोग आयोडीन लगा दीजिएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 48 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? एक बात बताइए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंड्स ऑन द विच फैक्टर? तो प्रकाश संश्लेषण का जो फैक्टर है बच्चों वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, वो क्या क्या चीज?
पानी पे भी हो सकता है, सूरज की रोशनी पे भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस भी इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, लेकिन ये अलग बात हो गई। लेकिन किताब सवाल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर बच्चों निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर। जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का गुण क्या है, फीचर्स ऑफ द लाइट क्या है। दूसरा, प्रकाश की मात्रा पर, कितना बच्चों कितना देर तक प्रकाश उस पे जा रहा है, ये भी हो सकता है बच्चों, माने रखता है कारक फैक्टर, ये भी है। बोथ ए एंड बी लगा दीजिए चुपचाप, ये होगा बच्चों आंसर। क्या होगा आंसर? सी होगा। दोनों से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, किस तरह का प्रॉपर्टीज है लाइट का। और दूसरा बच्चों द अमाउंट ऑफ लाइट, इस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण का जो दर है बच्चों, इस दोनों बात पे डिपेंड करता है कि कितना देर तक लाइट पड़ रहा है और लाइट का फीचर्स क्या है। अगला क्वेश्चन से बच्चों हम लोग बात करेंगे 49, ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गया। अब आगे है बच्चों 41, 41 to 48 हो गया। 75 है बच्चों, 75 से 80 तक, 75 to 80, 70 हो गया, 74, 75 क्या कहता है 75 नंबर में? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? विच पिगमेंट्स मेक द कलर ऑफ यूरिन येलो? हम लोग जो पेशाब करते हैं बच्चों, पेशाब का कलर जो पीला कलर का जो होता है, येलोनेस जो होता है, वो क्यों होता है? क्या क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है? तो आप लोग कहें नहीं सर, क्रोमोप्लास्ट तो हम लोग प्लांट में पढ़े थे कि प्लांट के अंदर, आप लोग बताए 9th क्लास में है कि जो एक सेल ऑर्गेन्स होता है, प्लास्टिड 3 तरीका होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। सर स्पेलिंग गलत हो रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल की वजह से, क्रोमो डिफरेंट ग्रीन को छोड़कर बाकी सब अदर जो कलर होता है वो प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बच्चों, जाहिर सी बात है स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज, प्रोटीन का स्टोरेज, ऑयल्स का स्टोरेज, उसके लिए होता है बच्चों। वो भी अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट सब होता है, खैर उससे मतलब नहीं है। तो कहता है यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट बिल्कुल नहीं होगा, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा ही नहीं होगा। तो आप लोग कहेंगे सर यही एगो अलग हट के लग रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों यही यूरोक्रोम ही आंसर होगा। हम लोग का पेशाब का जो पीला होता है किसके वजह से? तो यूरोक्रोम की वजह से बच्चों होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन 76 नंबर, बाघ उपभोक्ता है। फिर बात आ गई वही वाला, कहता है कि द टाइगर इज ए कंज्यूमर ऑफ, चलिए किसमें है टाइगर? तो सर आप बोलेंगे सर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, चलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या हो गया भाई? तो ये प्लांट हो गया। प्लांट को कौन खा रहा है? तो जेब्रा खा रहा है। अरे जेब्रा लीजिए या डियर, हिरन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसको कौन खा रहा है? तो टाइगर खा रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग कहेंगे कि सर इसको हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर। क्या हो गया बच्चों? प्रोड्यूसर, इसको उत्पादक बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे कि सर इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या हो गया भाई? तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? द टाइगर इज ए कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अच्छा, इस तरीका से एक बात बताइए, हम लोग वो भी तो देख सकते हैं ना कि ये क्या हो गया? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इस पे आ जाएगा, इसके बाद ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ये आ जाएगा, और इसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो होगा वो ये टाइगर। तो पहली बात तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जाएगा वो तीसरा पे। तो टाइगर इज ए कंज्यूमर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं होगा, इसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल नहीं होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल यस। टाइगर किस पे जा रहा है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सबसे टॉप पे है ना, सबसे ऊपर वाला में है। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, नन ऑफ दिस तक है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। तो क्या होगा? तृतीय पोषी स्तर। देखिए ना, तृतीय पोषी स्तर पे है टाइगर, जाहिर सी बात। ओके, चलिए अब अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। 77 क्या कहता है? पीत रस का स्राव होता है। देखिए पीत रस, जो बाइल जूस हमारे बॉडी के अंदर, याद रखना बच्चों, एक बात मैं बताया था आप लोगों को कि बाइल जूस हमारे लीवर में बनता है लेकिन स्टोर होता है हमारे गोल ब्लैडर के अंदर। तो क्वेश्चन है द बाइल जूस सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट वो थोड़े होता है।
लीवर, तो बिल्कुल हाँ। पेनक्रियाज बिल्कुल नहीं। डियोडेनम बिल्कुल नहीं। हाँ, डियोडेनम में सिक्रीट होकर जाता है, वहां पे डियोडेनम में जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, पीतरस का स्राव होता है, कहां स्राव होता है, तो आप लोग बनाइएगा लीवर लिखिएगा। लीवर में एक्चुअली बनता है और वहीं से जाकर गोल ब्लडर में पीत के जो थाइली होता है उसमें जाकर स्टोर होता है, इसलिए आप लोग आंसर मानेंगे यकृत द्वारा, लीवर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं 78 पे। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। एक बात बताइए, द फोर लिम्स ऑफ द मैन, कैट एंड द बैट्स आर। याद है मैं बात कर रहा हूं फोर लिम्स के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग कहेंगे सर फोर लिम्स में क्या क्या था, तो फोर लिम्स में आप लोग देखेंगे कि सर एक ह्यूमरस होता है, इसके बाद क्या होता है तो रेडियस आप बताए थे, इसके बाद क्या होता है अल्ना होता है, इसके बाद क्या होता है तो कार्पल्स होता है, और क्या आता है तो आप लोग कहेंगे कि सर मेटाकार्पल्स होता है, इसके बाद क्या होता है तो आप लोग कहेंगे कि सर फैलेंजेस बताए थे आप, ठीक है। एक बात बताइए, मेरा हाथ देखिए, मैं क्या बताया था क्वेश्चन, द फोरलिम्स ऑफ मैन, फोरलिम्स का मतलब होता है हाथ, हिंड लिम्स का मतलब होता है पैर, तो फोरलिम्स का मतलब होता है हाथ, अग्रपाद अग्रभाग जो होता है बच्चों, तो कहता है कि फोरलिम्स ऑफ मैन, कैट एंड द बैट्स आर, क्या याद है ह्यूमरस, यहाँ पे दो हड्डी है, रेडियस अल्ना, ये कलाई के पास बच्चों 8 गो है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स, ये 5 फिंगर के लिए 5 को लंबा लंबा हो तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और 14 को फैलेंजेस, 3 को इसमें देखिए छोटा छोटा हड्डी है ना, 1 2 3, फिर 3 3 6 9 12, अंगूठा में 2 ही है 14, तो यही ना हम लोग का। तो कहता है कि कैट का, बैट का, चमगादड़ का और मैन का, देखिए बच्चों इसमें सब होता है, लेकिन देखिए मैं क्या बताया था कि वह ऑर्गेन जिसका स्ट्रक्चर ऑरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन अलग हो बच्चों, उसका क्रियात्मक जो कार्य है उसका अलग अलग है, उसको समजात बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गेन। याद है ना, एक और में बताया था कि वैसा ऑर्गेन्स जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेन डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो तो उसको हम लोग एनालोगस ऑर्गेन बोल रहे हैं, असमजात। तो क्वेश्चन कहता है कि द फोरलिम्स ऑफ मैन, कैट एंड द बैट्स आर, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है होमोलोगस ऑर्गेन होगा, एनालोगस नहीं होगा, वेस्टिजियल नहीं। अरे वेस्टिजियल तो उस ऑर्गेन को बोलते हैं ना जो आपके शरीर में हो लेकिन कोई काम ही नहीं है उसका, जिसमें अपेंडिक्स, अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गेन ऑफ ए बॉडी, क्लास 10 के अकॉर्डिंग। नहीं तो अपर क्लास में आप जाएंगे तो फिर इसको मैं काम दिखा दूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लास 12 एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ऑर्गन हमारे बॉडी का होता है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, इससे क्या होगा होमोलोगस होगा, शब्दार्थ अंग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए कि आज का जो बैकग्राउंड है वो आसमानी कलर का, ब्लूइश कलर का है, इससे पहले वो व्हाइट कलर का होता था तो मजा नहीं आता था उतना, आप लोगों को क्लियर दिखता भी नहीं होगा। चलिए 79 में क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। अरे कौन है, मैं बताया था ना प्रजनन जो चैप्टर था बच्चों उसमें पढ़े थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम लोग बात किए थे, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन था ना, उसमें विखंडन था, मुकुलन था, इसका कायिक प्रबंधन था, स्पोर बीजाणु जनन था, तो उसी में तो बात करें। रीजनरेशन किस में होता है, तो यहाँ सर स्टार फिश में होता है, और किस में होता है तो सर प्लानेरिया में होता है, ठीक है, और भी है टेल ऑफ लिजर्ड, छिपकली के पूंछ में। तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। हाइड्रा नहीं होगा, आप लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा बच्चों हायर क्लास में जाएंगे तो हाइड्रा के अंदर भी रीजनरेशन होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ये नहीं कि सलमान सर गलत पढ़ा के जा रहे हैं। 10th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप लोग बडिंग के बारे में, मुकुलन के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रा के अंदर मुकुलन का एग्जांपल है हाइड्रा। फ्रॉग बिल्कुल नहीं होगा, काउ नहीं होगा, नन ऑफ दिस, क्या होगा नन ऑफ दिस क्वेश्चन है। अच्छा करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। तो बच्चों देखिए 10th के अकॉर्डिंग आप लोग नन ऑफ दिस मारिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों किताबों में जहां तक मुझे पता है रीजनरेशन का एग्जांपल है बच्चों स्टार फिश दिया होगा, स्टार फिश दिया होगा, इसके बाद बच्चों प्लानेरिया दिया होगा, इसके बाद हो सकता है कि टेल ऑफ लिजार्ड दिया होगा, टेल ऑफ लिजार्ड, या ह्यूमंस का लिवर भी देता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग के लिए रीजनरेशन का एग्जांपल बच्चों यही तीनों रखेंगे आप लोग, इसमें क्योंकि नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपकी किताबों में हाइड्रा एग्जांपल दिया हुआ है, किसका बडिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, मुकुलन का बच्चों दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग नॉन ऑफ दिस मानेंगे इसमें से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव की
जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है जीनोटाइप। क्या हो जाएगा? कहता है बच्चों, क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और नीचे हम लोग करते हैं, किसी जीव का जीनी संरचना मतलब जेनेटिक जो उसका संरचना होता है, संरचना कहलाती है जीनोटाइप, फेनोटाइप, बिल्कुल विभिन्नता। सुनिए, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप होगा बच्चों। क्या आंसर होगा? जीनोटाइप, फेनोटाइप नहीं होगा। फेनोटाइप जो होता है वो बाहरी अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है वो, ठीक है। इसके बाद वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नताएं, डिफरेंसेस होता है बच्चों। हेरिडिटी का मतलब होता है सिंपली द कैरेक्टर व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो इसीलिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को सीधा आप लोग लिखेंगे जीनोटाइप हम लोग बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहा होगा। 80 नंबर क्वेश्चन था ये, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा 2023 का, जो आप लोगों का बायोलॉजी के अंदर 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स, मतलब वेरी शॉर्ट और इसके बाद लॉन्ग, शॉर्ट क्वेश्चन का भी और लॉन्ग क्वेश्चन का भी, दोनों क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसके बाद 2022 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, सारे के सारे जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब 2, 4, 5, 10 साल का, 25 का हम लोग कर लिए, 24 का हम लोग कर लिए, 23 का हम लोग आज कर लिए, ठीक है। बाकी जो भी साल जो बचा हुआ है रिमेनिंग, पीछे 10 साल तक चले जाइए बच्चों, 2017, 18 तक, 17 या 16 तक मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। और 10th वाले बच्चों के लिए तो अभी तो समय है अभी थोड़ा सा, लेकिन 12 वाले बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है बच्चों 1 या 2 तारीख से ही एग्जाम शुरू है आप लोगों का। तो चलिए तैयारी करते रहिए, चलिए ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए, अभी का ही मेहनत रंग लाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ऑल द बेस्ट।